So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. In today's video we are going to start with overseas direct investment. We are going to complete this chapter in two parts. Okay, आज half करेंगे and कल half. Now this chapter is a very important chapter for your examination and your career also. Okay, in fact if you think about going for a company, then you have to deal with overseas direct investment because your company will be definitely doing overseas direct investment. So it is very important for you. Now in this chapter, why it is very super important, I'll let you know. But this chapter is super important because it explains how Indian resident, when I talk about resident, it can be individuals and companies both, okay, can invest money outside India. Understood? Now it covers all the rules, regulations and procedures set by the Indian government, mainly RBI and the central government. Okay, now when we talk about RBI and central government, they have a very important role in overseas direct investment. क्योंकि सोचो एक चीज, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि यू आर इन्वेस्टिंग इनटू आउटसाइड द कंट्री, ओके, इनटू अ फॉरेन लैंड. नाउ इन्वेस्ट करना सही है, यू कैन डू दैट, बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, if your investment terms are very small, okay, लिमिट्स बहुत छोटा है, टर्म्स बहुत सिंपल है, तो आपको दो प्रकार के ऑप्शंस मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए. एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ अप्रूवल, दूसरा होता है अप्रूवल. नाउ जहां पे यू विल फाइंड अप्रूवल, मतलब वेन एवर यू नीड टू टेक एन अप्रूवल, यू नीड टू टेक एन अप्रूवल फ्रॉम द सीजी, आरबीआई बोथ. अंडरस्टूड? In different terms you need to take approval from CG, sometimes from RBI. Understood? कौन से वो terms होंगे वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे. Understood? So this is the main role RBI and CG does in ODI. That is, they oversee कि what you are doing, how much investment you are going to make. Okay, accordingly he will direct to take approval or not to take approval. One is automatic route, दूसरा है the approval route. Okay, the first is the automatic route and the second is the approval route. Am I clear? Am I very much clear? Okay, now see, we'll learn about different types of ODI. ठीक है, overseas direct investment. अब तुमको लगता होगा कि overseas direct investment सिर्फ एक ही प्रकार के होंगे. नहीं, बहुत प्रकार के ODI तुमको देखने को मिलेगा. जैसे तुमको देखने को मिलेगा OPI, ठीक है, ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. फिर देखने को तुमको मिलेगा, देखो, इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फंड. ओके, तो इस प्रकार की बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा. हम लोग धीरे धीरे जाकर देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. जैसे तुम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखोगे, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉपिक्स आराम से करेंगे हम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ओके, सो दिस इज द थिंग. ओके, वी कैन मेक देम, हाउ दे कैन बी मेड, ठीक है, कैसे हम लोग करें ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एंड इसको रिपोर्ट भी करना होता है, रिपोर्टिंग भी करना होता है. इफ यू आर डूइंग एन ओडीआई, द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू रिपोर्ट योर गवर्नमेंट, राइट? सो गेट रेडी, वी विल एक्सप्लोर दिस एंटायर चैप्टर टुडे. वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर. ओके, हम लोग ना सीधा यहाँ से देखेंगे ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक है वहाँ से हम लोग डायरेक्टली देखेंगे. एग्जैक्टली अगर हम लोग पूछे कि व्हाट एग्जैक्टली इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद एन इंटेंशन ऑफ हैविंग टू हैव अ फॉरेन बिजनेस. ठीक है, फॉरेन बिजनेस. अब उसको हम लोग समझाएंगे धीरे धीरे. ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग. ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्विजिशन ऑफ एनी अनलिस्टेड इक्विटी. पहला हो गया, क्या बताओ? एक्विजिशन ऑफ एन अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल और सब्सक्रिप्शन एज अ पार्ट ऑफ अ फॉरेन एंटिटी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये हो गया पहला. इसका मतलब ये है कि कोई भी अनलिस्टेड एंटिटी है, वहां पे अगर तुमने 1% भी तुमने शेयर खरीदा या फिर जितना भी अमाउंट हो जाए, अगर तुमने अनलिस्टेड एंटिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तुम, क्या बताओ, अनलिस्टेड एंटिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तुम, तो नो मैटर हाउ मच द अमाउंट इज, इट इज कंसिडर्ड एज एन ओडीआई. लेकिन अगर तुम देखो लिस्टेड एंटिटीज में, लिस्टेड फॉरेन एंटिटीज में तुम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका 10% हम लोग कंसिडर करते हैं. इन्वेस्टमेंट इन 10% और मोर ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ अ फॉरेन लिस्टेड एंटिटी, तो तब जाके हम लोग ओडीआई मानते हैं. क्यों? इसके पीछे रीजन है. देखो, आज तुम देखोगे ना, जैसे तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं. जैसे तुम्हारा एक एप्लीकेशन है IND मनी,
ठीक है। IND मनी से तुम फॉरेन कंपनीज जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, फॉरेन स्टॉक्स में आई मीन। नाउ इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू एप्पल, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू माइक्रोसॉफ्ट, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू टेस्ला, ठीक है, तो ये तो दुनिया के सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या बात है। तो जब तुम इन कंपनीज में 10% का स्टेक ले लोगे ना, तब जाके हम लोग मैटर को सीरियसली लेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तब जाके मैटर सीरियस होता है। लेकिन अगर तुम ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो लिस्टेड नहीं है, मतलब किसी का आता पता नहीं है, तुम कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो कोई नहीं जानता, जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी मतलब समझ में आ रहा है, तुमको लिस्टेड कंपनी पता नहीं होगा, तुम अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब कुछ भी झोल हो सकता है। इसलिए यहाँ पे तुमको 1% भी, 1% के कम भी, समझ में, कुछ भी परसेंटेज, थोड़ा बहुत, 10 रुपए का भी इन्वेस्ट तुम कर रहे हो फॉरेन, फॉरेन कहाँ पे बताओ, अनलिस्टेड एंटिटी में, देन यू हैव टू क्या बताओ ना, बताओ क्या, ये तुम्हारा ODI हो जाता है, ठीक है। और अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग फॉर्मेट में तुमको परमिशन लेना होता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम हमारा जो RBI है वो। अच्छा, जो मैंने ये 10 रुपए का बात किया है, डोंट टेक इट सीरियसली, ये हम लोग जो लिमिट्स है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। सिंपल बात यह है कि अनलिस्टेड कंपनी में कोई तुम्हारा परसेंटेज नहीं है, जैसे ये लिस्टेड कंपनीज में हम लोगों ने परसेंटेज देखा है यहाँ पे 10% और मोर, तब जाके हम लोग थोड़ा सीरियसली लेंगे मैटर को। तुम बाहर पैसा भेज रहे हो 10% के ऊपर, ठीक है, वो भी लिस्टेड कंपनी में, तब सीरियसली लेंगे। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो कोई भी रैंडम नंबर का तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन इट कम्स अंडर ODI ओनली, ठीक है। तीसरा जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट विथ कंट्रोल लेस देन 10%। इसका मतलब ये होता है कि तुमने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया जरूर, किसी भी कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट में पकड़ लो, माइक्रोसॉफ्ट में तुमने इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन 10% इन्वेस्टमेंट नहीं है, 9% इन्वेस्टमेंट है, तो 9% इन्वेस्टमेंट इट्स नॉट अ सीरियस मैटर, ठीक है, इट इज नॉट अ सीरियस मैटर अकॉर्डिंग टू ODI, इट्स नॉट अ सीरियस मैटर। लेकिन अगर तुम 9% इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा कंट्रोल है, इन्वेस्टमेंट विथ कंट्रोल, भले ही तुम्हारा 9% इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन तुम्हारा अगर कंट्रोल है कंपनी के ऊपर। नाउ व्हेन आई से कंट्रोल, व्हाट डू आई मीन? कंट्रोल का मतलब ये होता है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, उसको अपॉइंट करने का तुमको अधिकार मिल जाए, ठीक है, तुमको पॉलिसी डिसीजंस बनाने का अधिकार तुमको मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार का अगर तुम्हारे पास कंट्रोल आ गया हो, और तुमने 10% नहीं किया, 9% ही किया हो, 1% भी किया हो, 2% भी किया हो, लेकिन कंट्रोल है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास कंट्रोल है, तो तब भी हम लोग इसको, जो भी तुम इन्वेस्ट करते हो बाहर जाके, ठीक है, फॉरेन लैंड में, फॉरेन कंपनी में, उसको हम लोग ODI मानेंगे। फटाफट बता दो 3 से 3 वो ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग ODI मानते हैं। पहला ट्रांजैक्शन वो है अगर तुम अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो है वो कैपिटल जो है तुम सब्सक्राइब कर रहे हो। दूसरा है इन्वेस्ट कर रहे हो 10% या फिर उससे ज़्यादा इनटू अ लिस्टेड एंटिटी। तीसरा है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट इज़ नॉट मोर देन 10%, इज लेस देन 10%, बट विद कंट्रोल, तुम्हारे पास कंट्रोल है, ठीक है, यू हैव द जोकर इन योर हैंड, ठीक है। चलो फिर हम लोग देखेंगे, ये समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। कंट्रोल का मतलब समझ में आ चुका है ना, कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है, ठीक है। ओवरसी इन्वेस्टमेंट, जब हम लोग कहते हैं कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो तुमको जानना है। जब हम लोग कहते हैं कि ओवरसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फिनेंशियल कमिटमेंट देना किसी को। क्या बताओ? फिनेंशियल बताओ, कमिटमेंट देना, फिनेंशियली तुम कमिट करके आ जाना, ठीक है। इट इज़ मोर देन जस्ट एन इक्विटी, तुम इक्विटी खरीद के आ रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन तुम फिनेंशियली कमिट करके आ रहे हो वो बहुत अलग चीज़ होता है, ठीक है। फिनेंशियल कमिटमेंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंडियन रेसिडेंट प्रॉमिसिंग टू लैंड अब्रॉड, याद रखना, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट ODI, इट इंक्लूड्स ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इट इंक्लूड्स ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखो फिनेंशियल जो कमिटमेंट हम लोग कहते हैं ना, इसमें क्या क्या आता है? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आता ही है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज एक्सटेंडिंग टू एनी फॉरेन कंपनी। सिंपल चीज है कि तुमने टोटल अमाउंट कितना कमिट करके आए हो बाहर, वो कहा जाता है फिनेंशियल कमिटमेंट। अब देखो, तुम अगर शेयर खरीद रहे हो ना, तो शेयर खरीदने में तो तुम सिर्फ पकड़ लो 1,000 रुपये का तुम शेयर खरीद दो, तुम्हारा कमिटमेंट इतना ही है। लेकिन जब हम लोग फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में बात करते हैं ना, सिर्फ शेयर नहीं, शेयर तो आता ही है, उसके साथ ये भी आते हैं कितना तुमने लोन देने का प्रॉमिस किया है, लोन, डेट, ठीक है, प्लस ऑल्सो एट द सेम टाइम कितना तुमने नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, नॉन फंड बेस्ड मतलब फंड नहीं है, पैसा नहीं है, क्रिटिकली सर्विसेज हो सकते हैं या फिर कुछ भी अलग चीज हो सकता है, लेकिन नॉन फंड बेस्ड, नॉन फंड, ये जो तुमने 3 प्रकार की चीजें जो तुमने जो प्रॉमिस करके आ गए, ठीक है, उसको कहा जाता है फिनेंशियल कमिटमेंट, इसको कहा जाता है फिनेंशियल कमिटमेंट। क्या ये समझ में आ रहा दोस्तों? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है,
ओके। तो ओवरसीज इन्वेस्ट का मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इंडिया। अच्छा, ये जो ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है हम लोग आगे जाकर देखेंगे। फाइनेंशियल कमिटमेंट समझ में आ चुका है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखेंगे हम लोग, ठीक है, सीधा इधर होगा ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इससे पहले हम लोग दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। पहला है कंडीशंस फॉर इंडियन एंटिटीज लैंडिंग इन्वेस्टिंग या फिर डेट। ठीक है, अच्छा, पहला तुमको एलिजिबल होना होगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, an Indian entity can lend or invest in debt instruments or provide non-fund based commitments, ठीक है, including to its overseas investment if it is eligible to make ODI। अगर तुम्हारा कंपनी एंटिटी तुम ODI के लिए एलिजिबल हो तो इट हैज़ ऑलरेडी मेड ODI इन दैट फॉरेन एंटिटी। तुमने पहले भी ODI कर रखा है तो तुम सेकेंड टाइम करोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा, अक्वायर्ड कंट्रोल इन द फॉरेन एंटिटी ऑन और बिफोर द कमिटमेंट, मतलब तुमने जो कमिटमेंट किया, पकड़ लो 1000 करोड़ तुम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, 1000 करोड़ तुम इन्वेस्ट करोगे, इस प्रकार के कमिटमेंट से पहले ही तुमने कंट्रोल ले लिया उस कंपनी का। ठीक है, ये 3 कंडीशन याद रखना, तब जाके तुम बनते हो एलिजिबल। क्या बनते हो? एलिजिबल। कैन लैंड और इन्वेस्ट, क्या एन इंडियन एंटिटी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे? किसके बारे में बात हो रहा है? इंडियन एंटिटी, इंडिविजुअल के बारे में नहीं, एंटिटी के बारे में बात हो रहा है, याद रखियो। ठीक है, अच्छा, इंडियन एंटिटी का मतलब क्या है? इंडियन एंटिटी माने अ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, LLP, पार्टनरशिप फर्म। क्या है, समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल चीज़ है ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सिंपल चीज़ है। देखो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ना, ये ODI से थोड़ा सिंपल है, आता है ODI के अंदर ही, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है, लेकिन इट्स लिटिल बिट डिफरेंट एंड ईजियर देन ODI। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग इन फॉरेन सिक्योरिटीज विदाउट एमिंग फॉर कंट्रोल। याद रखना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब तुम्हारे पोर्टफोलियो में एप्पल का स्टॉक है, पोर्टफोलियो में माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक है, ठीक है, यू हैव डन ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कंट्रोल के बारे में हम लोग नहीं बात करते, ठीक है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे, नो कंट्रोल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज डेट आर नॉट ODI। ठीक है, इट एक्सक्लूड्स अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटी इशूड बाय ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज नॉट इन एन IFSC। सिंपल चीजें समझना। पहला है अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ये दो क्या है? ये है इट एक्सक्लूड्स, मतलब ये जो ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वहां पे ये दो चीज नहीं आता। अंडरस्टूड? ये दो चीज नहीं आते। अंडरस्टूड? अगर ये दो चीज तुम कर रहे हो तो वो ODI के अंदर चला जाएगा, नॉट OPI, दैट इज ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। OPI का मतलब होता है सिंपल, जहां पे फॉरेन सिक्योरिटीज में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, ये दो चीज जो कि मना किया गया है, ये क्या है? पहला है अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। पहले भी मैंने तुमको बताया, तुम अनलिस्टेड कंपनी में जाके इन्वेस्ट करो, मतलब कुछ भी हो सकता है वहां पे, तुम कुछ भी कर सकते हो, गवर्नमेंट को पता नहीं होगा, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा लगेंगे। अनलिस्टेड कंपनी में तुम इन्वेस्ट करना, इट्स अ बिग थिंग। ठीक है, तो अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स तुम खरीद रहे हो, याद रखना। इन्वेस्ट करना, अगर तुम लोन दे रहे हो, इट्स ऑल्सो ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट तुम डेट दे रहे हो, मतलब यहाँ में लोन दिया जा रहा है। अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स तुम खरीद रहे हो, इट इज़ नॉट अ OPI। अगर तुम फॉरेन कंपनी में इक्विटी खरीद रहे हो, इट इज अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटीज खरीद रहे हो, ठीक है, सिक्योरिटीज के अंदर तो तुम डेट भी आता है। अंडरस्टूड? सिक्योरिटीज के अंदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। अब ये जो डेट है यहाँ पे अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड नहीं है, बस इस बात का तुमको ध्यान रखना है। फिर सिक्योरिटी इशूड बाय ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज नॉट इन एन IFSC जोन। IFSC जोन में नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, IFSC का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। एक IFSC जोन जो है ना, जैसे कि ऐसा प्रकार का एक जोन होता है IFSC, जिसको हम लोग कहते हैं IFSC। ठीक है, इसको एक फॉरेन लैंड ही माना जाता है। क्या माना जाता है? फॉरेन लैंड माना जाता है इस चीज को, इस जगह को। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारे IFSC जोन्स बनाए जाने की प्लानिंग है। एक तो है गिफ्ट सिटी इन गुजरात, जो तुमको पता ही है। अब ये जो IFSC है ना, इसको फॉरेन लैंड ही मानते हैं हम लोग। तो अगर इसके अंदर रह के तुम्हारे कंपनी इसके अंदर है और तुम सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, तो ये फॉरेन ही है, हम लोग फॉरेन ही मानेंगे। लेकिन अगर इसके बाहर, विच इज़ नॉट इन एन IFSC, मतलब बाहर है, सिक्योरिटी इशूड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज़ नॉट एन IFSC, तो तुम बाहर रह के तुम सिक्योरिटी इशू कर रहे हो,
तो दिस इज नॉट अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट। तुम इंडिया में हो, इंडिया के अंदर आईएफएससी जोन के अंदर तुम कंपनी सेटअप करके तुम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, तो तुम्हारा कंपनी नॉर्मली इंटरनेशनली माना जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये आईएफएससी क्या है? इंटरनेशनल जोन। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अच्छा, क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ जी, गिफ्ट सिटी के बारे में सुने हो, गुजरात में जो है। तो सिंपल चीज़ है, तो अगर तुम यहाँ पे कंपनी सेटअप करके आईएफएससी जोन के अंदर कंपनी सेटअप कर रहे हो ना, तो इसमें अगर तुम शेयर्स जो है वो इशू कर रहे हो, और कोई भी इंडियन रेसिडेंट जो इंडिया में रहता है, ठीक है, वो इस शेयर को सब्सक्राइब कर रहा है ना, तो वो ओडीआई के अंदर आ जाएगा, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा, और ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये फॉरेन लैंड माना जाता है। ये आईएफएससी जोन जो होता है ना, ये फॉरेन लैंड माना जाता है। ये क्यों है, क्यों फॉरेन लैंड माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे कंपनीज आके इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है, सेटअप कर पाए अपने बिजनेसेस। इसमें जो तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इन सेटिंग अप योर बिजनेस इनसाइड एन आईएफएससी, इट्स वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ग्लोबली सूटेबल। मैं इतना बताऊंगा, क्या है बताओ, ग्लोबली सूटेबल है बहुत, ठीक है। और इसके ऊपर तो हम लोग पढ़ेंगे ही, पर रखा भी होगा तुमने, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर। सिंपल चीज़ है, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट है या फिर सिक्योरिटीज इशूड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज़ नॉट इन एन आईएफएससी, तो भैया ये जो है तुम्हारा ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है, बाकी सारे ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है। अब तुमको एक सिंपल चीज़ मैं तेरे को समझाता हूँ। पकड़, एक आईएफएससी जोन है, ठीक है, इसमें एक कंपनी है। आईएफएससी कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है, गिफ्ट सिटी, ठीक है, गिफ्ट सिटी कहा जाता है, गुजरात में है ये। यहाँ पे एक कंपनी सेटअप किया, कंपनी का नाम XYZ, ठीक है, सेटअप किया, इसने शेयर इशू किया। अब तू एज ए इंडिया, तू रहता है कलकत्ता में, ठीक है, तूने गुजरात में जो कंपनी है जो आईएफएससी के अंदर स्टैब्लिश्ड है, उसमें अगर तूने इन्वेस्ट किया, तो तेरा इसके अंदर आ जाएगा भैया, तेरा ओपीआई के अंदर आ जाएगा, मतलब ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। ओवरसी आ जाएगा, ओवरसी मतलब फॉरेन। अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया तेरा। सर मैं तो गुजरात की कंपनी में, गुजरात की गिफ्ट सिटी के कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजरात का कंपनी फॉरेन कैसे हो गया? क्योंकि वो गिफ्ट सिटी है, क्योंकि वो आईएफएससी जोन है। समझ में आ रहा है? इसमें जो भी कंपनी सेटअप है वो सारे फॉरेन कंपनीज। क्या है, समझ में आ रहा है? तू उस कंपनी सेटअप कर, ये फॉरेन बन जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छा, क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है, ठीक है, ओके। ओपीआई एंड डीलिस्टेड एंटिटीज, अच्छा ये एक प्रोविजन है, तुम देख लो अच्छे से। ओपीआई एंड डीलिस्टेड एंटिटीज, क्या बताया जा रहा है? ओपीआई इन अ लिस्टेड एंटिटी रिमेन्स ओपीआई इफ द एंटिटी लेटर डीलिस्ट। तो सिंपल चीज है, ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम लोग बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तभी तू करेगा जब तेरा कंपनी लिस्टेड हो। तूने लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया, बाद में कंपनी डीलिस्ट हो गया, तो क्या तेरा जो ओपीआई है, ठीक है, क्योंकि तेरे को तो ओपीआई तो मतलब लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है तू, तो क्या वो ओपीआई चेंज हो जाएगा? नहीं, उसको हम लोग ओपीआई ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि एट द टाइम व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग वो एक लिस्टेड एंटिटी ही था, बाद में जाके वो डिलिस्ट हुआ है। क्या है, समझ में आ रहा है? ओके, फिर देखो, एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट इन दैट डिलिस्टेड एंटिटी इक्विटी कैपिटल बिकम्स ओडीआई। तो इसके बाहर जो भी तू, मतलब डीलिस्ट होने के बाद जो भी तू इन्वेस्टमेंट करेगा उसको कहा जाता है ओडीआई, दैट इज ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक चीज तेरे को बहुत सिंपली समझा देता हूँ, ठीक है, दिमाग का दही एकदम मत करना, बहुत सिंपल चीज है। एक होता है ओडीआई, एक होता है ओपीआई, ठीक है। अब ये जो ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सिंपल चीज है, लिस्टेड एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। ओडीआई में तो अनलिस्टेड भी कवर्ड है, लिस्टेड भी कवर है। क्या है, समझ में आ रहा है? अनलिस्टेड का भी कवर है और कंट्रोल वाला भी है। हम लोगों ने 3 चीज देख रखा है ओडीआई में, 1 2 3। तो ओपीआई में क्या होता है? ओपीआई में तो लिस्टेड एंटिटी में क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। लिस्टेड एंटिटी तूने इन्वेस्ट किया 2002 में, 2025 में क्या हुआ? वो डीलिस्ट हो गया, ठीक है, तो अनलिस्टेड कंपनी बन चुका है। तो अनलिस्टेड कंपनी बन चुका है, तो तूने जो इन्वेस्टमेंट किया था 2002 में, वो ओपीआई रहेगा या फिर ओडीआई रहेगा? वो ओपीआई ही रहेगा, क्योंकि तूने जब इन्वेस्टमेंट किया था, तूने जब 2002 में इन्वेस्टमेंट किया था, तब वो लिस्टेड एंटिटी में था, ठीक है। लेकिन अब 2025 के बाद जैसे ये अनलिस्ट हो चुका है, इसमें अगर तू किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी तू इन्वेस्ट कर रहा है, वो ओडीआई होगा। जैसे ये अनलिस्टेड है ना, अनलिस्टेड के कैटेगरी में आ जाएगा। ये देख, इसकी कैटेगरी में आ जाएगा,
समझ में आ रहा है, ओडीआई में आ जाएगा, ओपीआई में अनलिस्ट नहीं होता। आई होप आई एम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जब हम लोग डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ना ओपीआई के लिए, तो वो क्या है, व्हाट आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ओपीआई, ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? पहला आता है गवर्नमेंट का बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, नॉन इक्विटी ट्रांचेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, ये भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट आइडिया होता है। बोरोइंग बाय फर्म्स थ्रू लोन्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है, डिपॉजिटरी रिसीट्स तुमने पर रखा होगा, एडीआर जीडीआर पर रखा होगा, डिपॉजिट रिसीट्स विद डेट सिक्योरिटीज एज अंडरलाइंग, ठीक है, विद डेट सिक्योरिटीज एज अंडरलाइंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एडीआर जीडीआर लिख देता हूँ सो दैट यू कैन रिमेंबर द थिंग, ठीक है, एडीआर जीडीआर, तुमको याद आएगा कि ये डिपॉजिटरी रिसीट होता क्या है। समझ में आ रहा है? ओके, क्या ये समझ में आ रहा है? ये क्या बन जाता है, ये इंक्लूड करता है एलिजिबल फॉर ओपीआई, ये सारे ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स एलिजिबल है फॉर ओपीआई, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स याद रखना। तो डेट में अगर तू सिर्फ इक्विटी नहीं, डेट में तू इन्वेस्ट कर रहा है, इनमें तू कर रहा है, तो ये ओपीआई के अंदर भी आ जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेयर ओपीआई इज नॉट परमिटेड, याद रखना, ओपीआई शेल नॉट बी मेड, ओपीआई शेल नॉट बी मेड इन अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटी इशूड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज नॉट इन एन आईएफएससी जोन, आईएफएससी जोन के अंदर है तो ठीक है, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, लेकिन उसके बाहर है तो कैसा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? डेराइवेटिव्स अनलेस परमिटेड बाय आरबीआई, कॉमोडिटीज इंक्लूडिंग बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स बीडीआरस, ये एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन तुमको याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछ सकते हैं ना कि क्या इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड एंटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज एन ओपीआई? द आंसर इज नो, इन्वेस्टमेंट इन एन अनलिस्टेड एंटिटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। याद रखना, अनलिस्टेड एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ओपीआई, इट इज कंसिडर्ड एज एन ओडीआई। समझ में आ रहा है? फॉरेन लिस्टेड एंटिटी है, कैन बी ओपीआई, नो प्रॉब्लम, लेकिन फॉरेन अनलिस्टेड एंटिटी है, इट्स ऑलवेज ओडीआई। रिमेंबर करना, इस चीज को भूलना मत, ठीक है। अच्छा, तो धीरे धीरे करके सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, री इन्वेस्टमेंट का पर्पस हम लोग देखेंगे। री इन्वेस्ट क्या है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा, यहाँ से मैं तुमको समझा दूंगा कि री इन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखो, सिंपल चीज है री इन्वेस्टमेंट का, सिंपल फंडा है री इन्वेस्टमेंट का। तुमने ये एक लाइन पढ़ो ना, हो जाएगा, यही पढ़ लो सिर्फ। क्या लिखा है? प्रॉफिट फ्रॉम ओपीआई कैन बी री इन्वेस्टेड इनटू एन ओपीआई। सिंपल चीज, क्या ये री इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है? आंसर है यस। मतलब तूने फॉरेन में ओपीआई किया, ओपीआई ऑब्वियसली फॉरेन का ही होता है, ठीक है, ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तूने एप्पल में लगाया, अच्छा टेस्ला का स्टॉक आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है, तो टेस्ला में इन्वेस्ट किया, तेरे को 2000 रुपये का 2000 रुपीज़ का तेरे को प्रॉफिट हुआ है। क्या ये 2000 रुपीज़ तू निकाल के किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है एज एन ओपीआई? ये भी तो एक प्रकार का ओपीआई होगा, लिस्टेड स्टॉक में तो इन्वेस्ट कर लेना। क्या ये पॉसिबल है? आंसर है यस, ठीक है। बस यही याद रखना, अंडरस्टूड, बस यही याद रखना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर देखो, इन्वेस्टमेंट क्या देखना है तुमको? देखो, इन्वेस्टमेंट इन ओवरसी इन्वेस्टमेंट फंड, अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली। इन्वेस्टिंग इन यूनिट्स और इंस्ट्रूमेंट, क्या बताओ? यूनिट्स और इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रेगुलेटेड ओवरसी इन्वेस्टमेंट फंड व्हीकल आर कंसिडर्ड एज ओपीआई। ये भी एक प्रकार का ओपीआई है, ठीक है। फिर से बताओ, देखो सिंपल चीज है, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स और इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय अ रेगुलेटेड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फंड या फिर व्हीकल आर ऑल्सो ओपीआई, ये भी ओपीआई आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, समझाओ। जब मैं यूनिट एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता हूं, यूनिट एंड इंस्ट्रूमेंट, क्या बताओ? यूनिट एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब मैं बात करता हूं ना, इंस्ट्रूमेंट एंड यूनिट्स क्या होते हैं? ये सब, ये इंस्ट्रूमेंट यूनिट व्हाट आर दे? एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है ना दोस्तों, एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है। जैसे कि तुमको अगर मैं समझाऊं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेगुलेटेड ओवरसी इन्वेस्टमेंट फंड व्हीकल। अब ये जो ओवरसी इन्वेस्टमेंट फंड व्हीकल है ना, टॉपिक को कभी भी दिमाग में ना इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। क्या लिखा है? ओवरसी इन्वेस्टमेंट फंड व्हीकल। इन्वेस्टमेंट फंड व्हीकल क्या क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड वगैरह, समझ में आ रहा है? म्यूचुअल फंड, क्या बताओ? म्यूचुअल फंड वगैरह, ठीक है।
ओवरसी जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड है तो क्या बाहर का म्यूचुअल फंड नहीं होगा? ऑब्वियसली उनके वहां पर भी म्यूचुअल फंड रहेंगे। वहां पे तूने इन्वेस्ट किया, तूने डायरेक्टली टेस्ला के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, तूने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अब ये म्यूचुअल फंड क्या निकालते हैं? यूनिट्स निकालते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं हम लोग, यूनिट्स कहते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, यूनिट्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार के यूनिट्स इंस्ट्रूमेंट में तूने इन्वेस्ट किया तो वो भी ओपीआई के अंदर आ जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर सीधा इधर आ जाओ, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड ओपीआई। रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन मेक ओपीआई विद इन द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके अंदर, ठीक है। क्वालिफाइंग एज एन ओपीआई शेयर्स और इंटरेस्ट एक्वायर्ड वाया स्वेट इक्विटी, मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स, फिर ईसॉप एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम qualify as OPI if it is up to 10% of paid up capital stock and without control। कंट्रोल की अगर बिना है तो ये भी OPI के अंदर आ जाता है, ठीक है। आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? ये कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपली समझो। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में तुमको लिमिट दिया रहता है कि इसके यहाँ तक तुम बाहर पैसा भेज सकते हो। रेमिट करना, बाहर पैसा भेजना, लिबरलाइज्ड, लिबरल करना मतलब बहुत ही ईजी कर देना। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये जो तुम बाहर पैसा भेज रहे हो वो अंडर एलआरएस स्कीम जो है जितना लिमिट है उतना ही तुम बाहर जो है पैसा भेज सकते हो, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अंडर एलआरएस। तो इसका मतलब ये है कि तुम फॉरेन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे एक कैप रहेगा, ठीक है, एक कैप रहेगा कि इतना मैक्सिमम तुम कर सकते हो। अंडरस्टूड? इस बात का तुमको ध्यान रखना है। अच्छा, क्वालिफाइंग एज एन ओपीआई। अच्छा, तुम जो ये फॉरेन में अंडर एलआरएस जो है तुम सोच रहे हो कि पैसा भेजना है वगैरह, तो ये तुम क्वालिफाई कैसे करोगे? क्या कि उसको उसको ओपीआई कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे? जैसे कि एलआरएस स्कीम में अपने को पता है कि फॉरेन में हम लोग पैसा भेजते हैं, फॉरेन में हम लोग मनी सेंड करते हैं, फंड सेंड करते हैं, ठीक है, सेंड करते हैं। अब ये जो सेंडिंग ऑफ मनी है इसको हम लोग ओपीआई में कैसे कन्वर्ट करें? ओपीआई कब कंसिडर किया जाए कि ये ओपीआई है? तो सिंपल चीज़ है, तूने शेयर में इन्वेस्ट किया और इंटरेस्ट एक्वायर्ड वाया स्वेट इक्विटी, ठीक, क्या बताओ? स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, शेयर्स इंटरेस्ट एक्वायर्ड वाया स्वेट इक्विटी, ठीक है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स ये होता है ना कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि डायरेक्टर बनने के लिए ना तुमको एक पर्टिकुलर अमाउंट का शेयर्स खरीद लेना पड़ता है, तब जाके तो डायरेक्टर बन पाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है मिनिमम क्वालिफिकेशन। इफ़ यू वांट टू बी अ डायरेक्टर यू हैव टू बी क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर। क्वालिफिकेशन ये होता है कि तुमको मिनिमम अमाउंट के शेयर्स खरीदना पड़ सकता है। समझ में? ये अलग कंसेप्ट है, ये तुम कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये फॉरेन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तुमको याद रखना, क्वालिफिकेशन शेयर्स। ईसॉप के अंदर तेरे को मिला है, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के अंदर वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हो, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं है, उस कंपनी का 10% से ज़्यादा नहीं है। 10% के ऊपर आ जाएगा तो ओडीआई लिमिट के तो ऊपर आ जा रहा है ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अप टू 10% होना चाहिए। एंड अगर 10% के कम है तब भी ठीक है, चलता है, लेकिन विदाउट कंट्रोल। तेरे को ये याद रखना होता है क्योंकि ये ओडीआई में सिंपली बता दिया है, 3 कंडीशन उन लोगों ने आराम से बता रखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे, इधर आओ। नोट्स तुमने डाउनलोड कर लिया होगा ना? यू हैव डाउनलोडेड द नोट्स। कहाँ से डाउनलोड कर? सर पीडीएफ मटेरियल मैंने अपलोड कर रखा है भैया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों। अच्छा, परमिशंस फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या बताओ? परमिशन फॉर ओवरसी का इन्वेस्टमेंट। किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट दोस्तों? परमिशन फॉर ओवरसी का इन्वेस्टमेंट। सिंपली मैं तेरे को एक चीज़ समझा देता हूँ, दिमाग में हमेशा इस चीज़ को बिठा लेना है तुमको कि ये जो परमिशन तुमको मिलता है ना, तो तुमको एक तो ऑटोमेटिक मिलता है, दूसरा होता है अप्रूवल, ठीक है। क्या बताओ? अच्छा, ऑटोमेटिक तेरे को ऐसा मन में ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिक का मतलब कोई परमिशन लेना ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक में परमिशन एकदम ही नहीं लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना जनरल परमिशन चाहिए होता है। क्या बताओ? जनरल परमिशन, याद रखना, ऑटोमेटिक में जनरल परमिशन चाहिए होता है, जनरल परमिशन, जनरल परमिशन तेरे को चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, तुमको रूल्स फॉलो करने, जनरल परमिशन ऑटोमेटिक में क्या है तुमको सिंपली मैं बता दूं, ये एक प्रकार का ग्रीन लाइट है, ठीक
ठीक है। ग्रीन लाइट का मतलब कि गवर्नमेंट तुमको इंटरफेयर नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट तुमको पूरा खुला छूट दे रहा है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट जो है ना इसी के अंदर आता है, ठीक है, फॉल अंडर दिस, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अंडर दी ऑटोमेटिक रूट, तो तुमको गवर्नमेंट का परमिशन चाहने की आवश्यकता नहीं है, आरबीआई का एंड गवर्नमेंट का परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तुमको सिर्फ ये करना होता है कि तुमको रूल्स फॉलो करने होते हैं, रिपोर्ट प्रॉपर्ली दे देना होता है, रूल्स फॉलो करना है, आर फॉलो करना होता है, जो कि है रूल्स एंड रिपोर्ट, ठीक है। तुमको अपने इन्वेस्टमेंट का रिपोर्ट बना के सबमिट करना होता है एंड रूल्स फॉलो करने होते हैं। दूसरा होता है अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट डेंजर रूट होता है, ये सबको अलाउड नहीं है। अब इसमें क्या होता है, तुमको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम सीजी का अप्रूवल चाहिए होता है, सीजी का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, इस बात को तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है नहीं है आगे हम लोग देखने वाले हैं। देखो परमिटेड एक्टिविटीज के डेफिनेशन में पता है क्या बताया उन्होंने, बताया कि तुम जो ये फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये दो प्रकार से तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली, जो बहुत ईजी है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट तुम कर सकते हो। अच्छा पहली बात तो ये कि बोनाफाइड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है। बोनाफाइड मतलब जो एकदम जेन्युइन बिजनेसेस है, जेन्युइन कंपनीज है, जेन्युइन फॉरेन कंपनीज है, एंटिटीज है, वहाँ पे तुमको इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा चीज ये है कि या तो तुम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो या तो तुम इनडायरेक्टली कर सकते हो। इनडायरेक्टली में दो कंसेप्ट आता है, डायरेक्टली में कोई कंसेप्ट नहीं है, इनडायरेक्टली में दो कंसेप्ट आता है, ठीक है। पहला कंसेप्ट है स्टेप डाउन सब्सिडरी का कंसेप्ट, दूसरा है स्पेशल पर्पस व्हीकल का कंसेप्ट। स्टेप डाउन सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, सिंपल चीज में तुमको अगर मैं समझाऊं तो पकड़ ले, ए एक इंडियन कंपनी है, ए ने एक फॉरेन एंटिटी की फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, बी को खरीद लिया, एज अ सब्सिडरी बना लिया, इसको क्या बना लिया, सब्सिडरी। तो ए जो एक इंडियन कंपनी है, इसका सब्सिडरी कौन है, सब्सिडरी कौन है, बी, जो कि एक फॉरेन कंट्री है। ये क्या है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही तो है, बी एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन सब्सिडरी हो बन चुका है ये। अब जब ये फॉरेन सब्सिडरी किसी दूसरे फॉरेन कंपनी को अपना सब्सिडरी बनाएगा, जैसे सी एक फॉरेन दूसरा कंपनी, तीसरा कंपनी था, और बी ने क्या किया, सी के ऊपर कंट्रोल ले लिया, जिसको अपना सब्सिडरी बना लिया 50% के ऊपर स्टेक एक्वायर करके, ठीक है, सब्सिडरी बना लिया, ठीक है। अब जो ए ने ये कांड किया, मतलब ए ने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया, ए ने सोचा सी को अक्वायर करना है, और दो लेवल तक तो अलाउड है ना, दो एंटिटी तक तो अलाउड है, ठीक है। अच्छा ए ने बी में इन्वेस्ट किया और बी ने सी में इन्वेस्ट किया, तो बी एक सब्सिडरी है, सी दूसरा सब्सिडरी। अच्छा ये जो सी है ये किसका सब्सिडरी है, ये बी का सब्सिडरी है, और अल्टीमेटली ए का कंट्रोल है सी के ऊपर, क्योंकि ए जो है बी को कंट्रोल कर रहा है। इसको कहा जाता है स्टेप डाउन सब्सिडरी। स्टेप डाउन सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन सब्सिडरी, मतलब ये एक सब्सिडरी है ऑफ अ फॉरेन सब्सिडरी। ये जो फॉरेन कंपनी है इसका इंडियन का सब्सिडरी, याद रखना, ये मैं सी के बारे में नहीं कर रहा हूँ। ये जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है ना, ये सी है, बी नहीं है। स्टेप डाउन का मतलब होता है ए ने एक पैर यहाँ पे रखा, दूसरा पैर यहाँ पे रखा, फिर जाके इसको सब्सिडरी बनाया। स्टेप डाउन सब्सिडरी, याद रखना, क्या है समझ में रहे, ए ने तो सी बन जाएगा ए का स्टेप डाउन सब्सिडरी। तो समझ में आ रहा है। अब तुमको ये समझाता हूँ। अच्छा मीनिंग तो समझ में आ चुका है कि स्टेप डाउन सब्सिडरी है क्या। अब तुमको ये समझना है कि इससे कैसे इन्वेस्ट करे। मतलब सिंपल चीज ये है कि तू एक इंडियन कंपनी है, तूने फॉरेन में स्टेप डाउन सब्सिडरी बना रखा है, लेकिन किस पर्पस के लिए बनाया है, यही इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तूने बनाया है। ये जो सी है ना, ये क्या करेगा, ये फॉरेन में तेरा इन्वेस्ट करेगा, अलग अलग प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेगा। समझ में आ रहा है। तो तू जो ये परमिटेड एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब फॉरेन एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा, या तो तू डायरेक्टली कर सकता है, या तो तू इस प्रकार का स्टेप डाउन सब्सिडरी बना के और इनसे करवा सकता है इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली तू ही कर रहा है इन्वेस्टमेंट, लेकिन तू ऐसा सब स्टेप डाउन बनाएगा। और उसके बाद क्यों बनाते हैं हम लोग स्टेप डाउन। अब देखो तुमको एक सिंपल चीज़ बनाता हूँ। तुम हो मालिक, तुम मालिक हो, तुम अपने दुकान में कर्मचारी नहीं रखते, कर्मचारी रखते हो ना दुकान में, क्यों रखते हो, सो दैट चीज़ें बेटर मैनेज हो पाए। तो ये जो हम लोग बनाते हैं ना स्टेप डाउन सब्सिडरी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बेटर मैनेजमेंट, नथिंग एल्स, जस्ट बेटर मैनेजमेंट। गॉट इट। अच्छा और एक पर्पस है, और एक तुम्हारा मैंने बताया था दो है।
दूसरा है स्पेशल पर्पस व्हीकल, तूने फॉरेन में स्पेशल पर्पस व्हीकल बना लिया। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, ठीक है। तो आउटसाइड इंडिया तूने क्या खोला है, एक फॉरेन जुरिस्डिक्शन में तूने एक एसपीवी खोल लिया। एसपीवी का पर्पस ही होता है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है टेम्पररी पर्पस के लिए होल्ड करने का, ठीक है। टेम्पररी एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रोजेक्ट को बेटर मैनेज करने के लिए हम लोग ये इतना लंबा झोल नहीं करेंगे, स्टेप डाउन सब्सिडरी नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ही बना देंगे, वही देख लेगा पूरा मैनेजमेंट वगैरह। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से दो प्रकार से तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या ये समझ में आ चुका है? तो परमिटेड एक्टिविटीज़ में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है तुमको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने तुमको समझा दिया है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक कि क्लियर है, यहाँ तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग प्रोसीजर फॉर मेकिंग ओवरसी इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये तुमको थोड़ा होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। अभी क्लास यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन इससे पहले तुम होमवर्क लिख लो। प्रोसीजर फॉर मेकिंग ओवरसी इन्वेस्टमेंट। अब जैसे तुमको मैंने बताया, एक है ऑटोमेटिक, दूसरा है अप्रूवल, ठीक है। ऑटोमेटिक भी तुमको लेना है तो अप्रूवल तो एक प्रकार का तो जनरल अप्रूवल चाहिए होता है ना। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है कि इस प्रकार से तुमको क्या फॉर्म फिल करना है, ये तुमको यहाँ पे दिखाएगा। और दूसरा है अप्रूवल रूट, एक है ऑटोमेटिक, दूसरा है अप्रूवल रूट, ठीक है। अप्रूवल रूट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक होमवर्क मैं बता रहा हूँ, थोड़ा घर पे बैठ के करना। हम लोग कल जो है फिर से स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, लेकिन एक बार घर में बैठ के करना है ज़रूर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड वी विल एंड दिस चैप्टर टुमारो 100%, ठीक है। इसके बाद हम लोग ओडीआई कंप्लीट करने के बाद हम लोग एफडीआई करेंगे। इज़ दैट क्लियर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर्स को, कोई टेंशन नहीं लेना है। बहुत बवाल। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।